इस श्रृंखला में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है, उसमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम और उसके विषय वस्तु को थोड़ा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि हम राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी भूमिका देखेंगे इस सत्र में। इस चर्चा में उसके बारे में थोड़ी भूमिका देखेंगे। सबसे पहले कि भूमिका क्या है, और इस पाठ्यक्रम को भी, क्योंकि ये विषय थोड़ा कई दिशाओं में जाता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा लंबी बातचीत हो सकती है। तो अधिक संभावना है कि इसके बारे में कम से कम एक या दो चर्चाएं लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज़। स्वाभाविक है, ये शब्द अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी के अधिकांश शब्द कहीं न कहीं ग्रीक या लैटिन रूट से, या जो धातु होती है उससे बनते हैं, और इसलिए पॉलिटिकल साइंस भी बना है। और इस विषय को अधिकांश आज के समय में जो पढ़ा जाता है, वो उसकी रूपरेखा पाश्चात्य विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित है। तो राजनीति को पाश्चात्य विचारधारा में किस प्रकार समझा जाता है, किस प्रकार उसके कार्य किए जाते हैं, अधिकांश जो पॉलिटिकल साइंस में, और ये पॉलिटिकल साइंस जो नाम है वो भी अमेरिका ने दिया है, अमेरिका की व्यवस्था ने दिया है। आप समझ सकते हैं कि अधिकांश जानकारी या अधिकांश बात है, उसका परिप्रेक्ष्य, जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, या भूमिका कहते हैं, या आधारशिला कहते हैं, वो सब का सब पाश्चात्य विचारधारा है। और इसीलिए जब हम इसको पढ़ने जाएंगे, कम से कम इस प्रश्न पत्र में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि वो हमारी सभ्यता के से इतर, बाहर से आई हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थी को कुछ जगह पे तो मिलेंगी, क्योंकि हमारा देश कोई इस धरती से बाहर तो कहीं है नहीं, सब कुछ यहीं पर है। तो ऐसा, और हमारे देश के जो राजनीतिक विचारधारा है उस पर विदेशी पाश्चात्य विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव भी रहा है, तो कोई उसमें कोई ऐसा विशेष समस्या नहीं है। लेकिन विषय वस्तु क्या है, तो ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि पाश्चात्य विचारधारा की बात मैंने केवल इसलिए कही क्योंकि उसके जब आप विषय वस्तु को देखेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या हमारे देश में भी ऐसा ही होता है, या हमारे समाज में, हमारे जन जीवन में भी वो सब चीज़ें दिखती हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हो रही जो हमसे शायद तात्कालिक संबंध नहीं रखती, या बिल्कुल घनिष्ठ संबंध नहीं रखती। अब पहले तो जरा राजनीति को समझते हैं। तो पॉलिटी वर्ड और पॉलिटिकल साइंस का शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन हम जरा राजनीति शब्द को देखते हैं पहले। तो राजनीति वास्तविकता में इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो ये दो शब्दों का संगम है। राज करने की नीति, या वो नीति जिससे राज किया जाए या राज चलाया जाए। और अब आप प्रश्न उठता है कि राज क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा पुराना उदाहरण देता हूँ। और विदेशों में जब बातें होती हैं तो वो लोग पुराने का मतलब 200-300 वर्ष मांगते हैं, 500 वर्ष मांगते हैं। 500 से वर्ष से पुरानी बात उनके लिए पुरानी नहीं होती, क्योंकि फिर वो प्राचीन काल में चली जाती है। वहाँ पर 1300-1400 के बाद की के पहले की कोई जो कुछ भी जानकारी 1400-1500 के पहले की है, वो सारी की सारी प्राचीन कहलाती है, या मध्यकालीन से प्राचीन कहलाती है। हमारे देश में थोड़ी स्थिति उल्टी है। हमारे यहाँ जो है 200 साल पुरानी बात आधुनिक कहलाती है। तो मैं न केवल पाश्चात्य विचारधारा, बल्कि मैं भारतीय विचारधारा से भी थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। लगभग 10 लाख, 1 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन साल
लगभग 10 लाख वर्ष पहले। और लगभग कोई आवश्यक नहीं है कि वो 10 लाख होगा कि 8 लाख होगा कि क्या होगा। तो वहाँ आप सोचेंगे कि वहाँ पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, ये वो समय है जब मनुष्य जैसा आज का सब मनुष्य वैसा नहीं था, और बल्कि मनुष्य होने से भी पहले कुछ हद तक ये स्थिति थी कि वो अधिकांश वन मानुष की स्थिति थी। अगर आपने चिंपैंजी या गोरिल्ला देखे हैं तो हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी समूहों की बात कर रहा हूँ। तो उनके समूहों में दो समस्याएं होती थी हमेशा। पहली समस्या भोजन की और दूसरी समस्या जीवन की, मतलब जीवन रक्षा की। अब आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि कोई वन मानुषों का, चिंपांजियों का या गोरिल्ला का कोई एक समूह है जिन्हें हम वन, अब आगे से मैं इनको वन मानुष कहूँगा, चिंपांजी गोरिल्ला कहने से कोई विशेष अर्थ नहीं। उन दोनों के अलग अलग योगदान है मनुष्य के इस रूप में आने से पहले। और उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हो जाती है, या राजनीति विज्ञान, राजनीति वहाँ से शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे वहाँ कैसे शुरू हो जाती है, तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। होता क्या है कि हमने समझा कि या तो भोजन या सुरक्षा। अब इन दोनों स्थितियों में मान लीजिए कि एक वन मानुषों का झुंड है जिसमें तकरीबन 200-300 वन मानुष हैं, और हर प्रकार के हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, नर भी हैं, मादा भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो सब अपना अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनका कार्यक्रम चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। जो कुछ भी है उस स्थिति में भी एक समस्या तब भी होती है, वो ये होती है कि कौन सा नर, कौन सी मादा, और जो झुंड का जो नेता है वो किस प्रकार प्रजनन में वो सब आपस में हिस्सेदारी लेंगे, वो भी एक समस्या का कारण बनता है। तो हमने 3 समस्याएं समझी, भोजन और सुरक्षा और तीसरा प्रजनन। अब अगर हम उस स्थिति में हैं, उस समय में हैं, तो क्या होगा कि मतलब वो वन मानुष या मनुष्यों का के पूर्वज वन मानुष, तो उनके साथ क्या होगा कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। नहीं तो बचेंगे नहीं तो हमारे आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर हम लोग तक कैसे पहुंचेंगे। तो जब कोई आशंका, कोई समस्या, कोई तनाव आता है, तो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से वो समझेंगे कि उनमें से कोई एक वन मानुष ऐसे रहेंगे जो लोगों को, झुंड को या तो भोजन दिलाने में या सुरक्षा में, इन दोनों में विशेष करके कोई ऐसा काम कर पाएंगे जिससे सारा का सारा झुंड सुरक्षित रहेगा या भोजन मिल पाएगा। जब वो कर पाएंगे तो अब मान लीजिए 200-300 वन मानुषों का झुंड है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही वन मानुष ऐसा होगा जो करेगा, कभी कभी 4-5-10 भी हो सकते हैं। और जब ज़्यादा होंगे जिनके पास अपनी अपनी विचारधारा, अपनी सोचने का नज़रिया होगा अपने झुंड को बचाने के लिए, तो क्या होगा कि वो एक अपने अपने तरीके से झुंड पर प्रभाव डालेंगे। तो ये जो स्थिति होती है जीवन की किसी समस्या को या जीवन में को चलाने के, सामान्य कार्यक्रम को चलाने के लिए, जब व्यक्ति समाज के हित के लिए, अन्य झुंड के हित के लिए अपनी विचारधारा या किसी एक विचारधारा को जिसको कि वो समझता है उसका अनुगमन करते, उसको फॉलो करते हुए और लोगों को अपने साथ तैयार करता है या अपना रास्ता बनाता है, तब वो राजनीति कहलाती है। तो ये एक बड़ी मौलिक या मूल बात है। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं और आप किसी विषय की भूमिका को, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे और केवल सतह पे ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी पता लगेगी, आपको संभवतः उसके महत्व भी समझ में आएगा,
लेकिन किसी भी विषय का आनंद सबसे अधिक तभी आता है जब हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में कुछ अलग जानते हैं, कुछ विशेष जानते हैं। तो ये है राजनीति विज्ञान की भूमिका। और अब हम इसके बाद जरा ये देखते हैं कि इसमें 8 इकाइयां हैं, और ये जो प्रश्न पत्र है वो कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं क्या हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, या उनके बारे में हमें सिखाएगा। सिद्धांत क्या है और अवधारणाएं क्या है? तो आप सोचिए, अभी अगर हम अपनी वनमानुषों वाली स्थिति को थोड़ा वापस उसी में जाएं, तो क्या होगा? आज लाखों वर्षों में हमने क्या किया? जो कुछ जीवन से सीखा उसके हिसाब से, उसके कारण अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बनाए। 10 लाख साल पहले नहीं बना लिए, समय के साथ, कालांतर में, ओवर द टाइम। तो क्या किया हमने? जब वो सिद्धांत बनाए, और उसमें भी जैसा मैंने कहा, एक ही झुंड में 5, 6, 10, 15 लोग ऐसे वनमानुष हो सकते हैं जो कि अपनी अपना सोच रखते होंगे, तो सबकी अवधारणा, सबकी सोच अलग अलग होगी। और ये स्थिति जब वनमानुषों में थी, तो 10 लाख साल, 8 लाख साल, या जितने भी वर्ष हैं गुजरने के बाद, उनके पूरे होने के बाद आज जब यहाँ खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि अवधारणाएं और सिद्धांत बहुत कुछ बदल जाएंगे। इतने वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और जानने के बाद अब हमारी समझ कुछ अलग है। तो जब हम पढ़ते हैं किसी विषय के बारे में, तो उसके बारे में हमारा प्रयास रहता है कि भाई अधिक से अधिक जाना जाए। ये जाना जाए कि काम क्यों हो रहा है, उसके कैसे विभिन्न रूप हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसको मतलब उसकी गहराई में जाया जाए, विषय की गहराई में। और जब आप विषय की गहराई में जाते हैं, तो आपको जो इस प्रकार जो आपके मन में जो पूरा जानकारी एकत्रित होती है, उस एकत्रित हुई जानकारी में ये सब कुछ, जो कुछ भी जानकारी यहाँ दिख रही है, या 8 इकाइयाँ दिख रही हैं, ये सब आपके मन में एकदम स्थापित हो जाती है, मन, बुद्धि में, मन में बिल्कुल स्थापित हो जाती है। और आपको कम से कम विषय, उसकी आवश्यकता, उसका जीवन में प्रयोग, वो सब जो है भली बात ही समझ में आता है। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के से सीखी हुई चीज आपके साथ लंबे समय तक चलेगी। और विशेष करके जब आपको मौलिक सिद्धांत, मौलिक बातें या आधारभूत बातें समझ में आ जाती हैं, तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनको हम मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, उनका हल निकालने में या उनको देखने में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आपको याद नहीं, आपको शब्दों को नहीं याद करना है, आपको वाक्यों को नहीं रटना है, बल्कि आपको पूरी बात समझ में आती है। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी गहराई को पकड़ के सही उत्तर देना होता है। और इसीलिए दुनिया में आज के समय में अब धीरे धीरे जो लंबे प्रश्न उत्तर हैं उनका समय जा रहा है, क्योंकि उनकी उपयोगिता अधिकांश जो है वो जब कोई पेपर लेना लिखना हो तब काम आती है। नहीं तो जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, तो जो ज्ञान है जैसा है वही सबसे अच्छा होता है, और वही आपको हमें याद रखता है और हमारे साथ चलता है। एक सहज बात कहता हूँ, मान लीजिए कि इसमें जैसे देखिए इकाई 6 में नारीवाद की बात आ रही है ना। अब राजनीति में नारीवाद का उसका क्या महत्व है, क्यों उसके बारे में बात होती है, अगर आपको समझ में आएगी, तो यदि आप पुरुष हैं तो आपको नारियों का क्या, उसमें क्या रोल है वो समझ में आएगा। और अगर आप नारी हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ क्यों ऐसा होना चाहिए, और आपको अपनी स्थिति बहुत अच्छी स्पष्ट होगी, जो जीवन भर आपके साथ चलेगी। और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, हमको जो कुछ हम सीखते हैं आज नहीं, लेकिन कल किसी समय भविष्य में अपने बच्चों को बताना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार बड़े कठिन सवाल पूछते हैं। तो जीवन में नौकरी, व्यवसाय करना या जीवन जीना एक अलग बात है, वो भी कारण होते हैं। अपने और बच्चों को सिखाना पड़े, वो भी एक कारण होता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है, हमें स्वयं को बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई चीज़
गहराई तक समझ में आती है। तो इसी के साथ अब इस सत्र में ही रुकता हूँ। अगले सत्र में पुनः हम इसके हर इकाई के विवरण के बारे में थोड़ा समझेंगे और इसको ठीक से समझ के फिर आगे इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगले सत्र में पुनः मिलते हैं।